जय हिंद दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो के अंदर ये इमरान खान जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं उनका एक बयान खुले तौर पर अपनी एक रैली में चलाया और साथ में आगे चलकर ये कहा कि हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है और एक आज़ाद मुल्क की विदेश नीति ये होती है जहां पर उनका वज़ीर खारजा का मतलब होता है उनके विदेश मंत्री, यानी हमारे एस जयशंकर सर हैं। वज़ीर खारजा जो है वो खुलकर अमेरिका की धरती पर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, या यूँ कहें कि आज़ादी अपनी जो क्लेम है वो आगे बढ़ा रहा है। जब ये सिचुएशन आ जाती है दोस्तों, तो ये आप समझिए क्या है, जब एक विदेश का और खासकर एक ऐसे देश का प्रधानमंत्री जो आपका दुश्मन देश है, दुश्मन देश का प्रधानमंत्री भी जब आपकी तारीफ करना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं ये बात तो आ जाती है कि क्या हमारा देश सच में इतना ज़्यादा अच्छा, इतना ज़्यादा तरक्की कर चुका है कि इमरान खान भी तारीफ करने के लिए मजबूर हो गए। और ये अगर देखा जाए शुरू से, तो इमरान खान शुरू में तो मोदी जी को छोटा आदमी, दो पैसे का आदमी टाइप के शब्द इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन बाद में अगर आप देखते हो एकदम से तो इमरान खान ने जिस तरीके से, और खासकर तब जब इमरान खान की कुर्सी जाने लगी, तब इमरान खान ने जिस तरीके से मोदी के फेवर में, मोदी के पक्ष में जिसे कहते हैं ना बड़ाइयों की छड़ी लगा दी और तारीफें करते हुए, तारीफों के पुल बांधते हुए दिखाया कि हिंदुस्तान की जनता के लिए, भारत की जनता के लिए, भारत के जो विदेश मंत्री हैं, भारत की जो बाकी सभी शक्तियां हैं, ये किस तरीके से काम कर रही होती है, तो तारीफों के जो पुल हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पर बांधे गए। अब सवाल ये है कि जो तारीफों के पुल बांधे हैं, क्या सच में इमरान खान मोदी जी के इतने बड़े फैन हैं कि तारीफों के पुल लगातार बांधे जा रहे हैं? तो दोस्तों असलियत में ये पॉलिटिशियंस हैं, ये किसी के फैन क्यों होंगे? ये अपने देश में एक राजनीतिक सत्ता को चला रहे हैं। अब उस राजनीतिक सत्ता के अंदर अगर समझा जाए तो वहां हमें समझ में आएगा कि मोदी असलियत में खड़े कहाँ हैं, और कहीं ऐसा अगर आप में से किसी को लग रहा है, या क्या ऐसा पॉसिबल है कि कल को अगर इमरान खान प्रधानमंत्री बनते हैं, इमरान खान अगर कल को प्रधानमंत्री बनते हैं, तो क्या सिचुएशन इस तरीके की बनेगी कि भारत के पक्ष में सब कुछ आ जाए और इमरान खान भारत के पक्ष में कुछ करेंगे? तो समझ लीजिए असलियत में इमरान खान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये 5 फैक्टर्स हमारे को समझने पड़ेंगे कि इमरान की इस समय की जो पॉलिसी है, इस समय की जो पॉलिटिक्स है, वो असलियत में किस लेवल पर डिपेंड कर रही है। अगर आप इसमें देखें तो पूरी की पूरी जो भी यहाँ पर बयान दिए जा रहे हैं उसका सबसे मेन, सबसे बेसिक पार्ट है अपोजिशन, यानी कि विपक्ष जो इस टाइम पर सत्ता में है। लेकिन इसके साथ साथ इनके बयानों में हमें लगातार आर्मी का जिक्र भी आते हुए दिखाई दे रहा है कि आर्मी भी लगातार, मतलब आर्मी के बारे में भी लगातार बयानबाजी हो रही है। आर्मी के बाद यहां हम देखें तो अमेरिका को भी कहीं पर नहीं बख्शा जा रहा, और अमेरिका के मामले में भी यहां पर इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी साफ नजर आ रही है। लेकिन हम यहां अगर इमरान खान की जो इलेक्शन कैंपेन्स है उनमें नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां एक हिडन फैक्टर चाइना है जिसे इस समय पर हम ढूंढे नहीं देख पा रहे कि असलियत में है क्या। लेकिन क्योंकि हम इंडिया से रिलेटेड हैं तो इंडिया यहां पर सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, और इंडिया के अंदर एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी और दूसरा आजकल एस जयशंकर सर जो हैं, ये राजनीति के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, या खासकर विदेशों में, खासकर इंडिया का झंडा गाड़ने में बहुत जबरदस्त लेवल पर अपने आप को प्रोजेक्ट करने में, मतलब बहुत जबरदस्त लेवल पर कामयाब हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि अपने आप को किसी तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इतना पक्का है कि हाँ ये कुछ कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में इन्हीं के चारों तरफ इमरान खान जो है वो अपनी राजनीति को घुमा रहा है। अब इस राजनीति में जो स्लोगन है, इस स्लोगन को समझिए असलियत में। अब ये जो स्लोगन है, यानी इस राजनीति के अंदर आज के दिन जो इमरान खान का नारा है, ये कह रहा है आजादी की दूसरी लड़ाई। अब सवाल ये है कि ये आजादी की दूसरी लड़ाई है क्या, और इस लड़ाई में यहां पर किसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि विलन है? तो असलियत में इमरान खान ये कह रहा है कि
अमेरिका जो है उसने पाकिस्तान को गुलाम बना रखा है, और इसे गुलाम बनाने के लिए पाकिस्तान को यहाँ गुलाम बना रखा है, और उसे गुलाम बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भुट्टो परिवार और मुस्लिम लीग नवाज के नवाज शरीफ परिवार इसके अंदर अहम रोल प्ले कर रही हैं। लेकिन कहीं भी इस स्लोगन के अंदर आर्मी का जिक्र नहीं आ रहा। आर्मी के हुक्मरानों का तो जिक्र है थोड़ा बहुत, लेकिन आर्मी का जिक्र नहीं है। और यहां इस बेसिक पार्ट को लेकर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान असलियत में अमेरिका और इन सब देशों का गुलाम है। अब यहां सिचुएशन को अगर आप समझेंगे तो इमरान खान की राजनीति यहां खुलकर नजर आएगी, लेकिन यहां कहीं पर भी इमरान खान चाइना का नाम लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो यहां पूरी राजनीति अगर समझोगे तो वहां पर पाकिस्तान की राजनीति में मोदी, और खासकर मोदी जी कहां खड़े हुए हैं, एस जयशंकर सर तो मोदी जी की ही टीम में है, तो वो कहां खड़े हुए हैं उसे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। असलियत में समझिए, यहां पर एक तरफ अगर हम यहां पूरे तरीके से पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान को अगर मोटे तौर पर उठाकर देखेंगे तो यहां पाकिस्तान जो है वो खुले तौर पर हमें नजर आएगा कि असलियत में ये कोई नेचुरल कंट्री नहीं था। या आज भी अगर आप देखेंगे तो ये जो देश है ये अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है, यानी इसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये एक क्राइसिस से गुजर रहा है। नेचुरल कंट्री ये बिल्कुल भी नहीं है। असलियत में जो कि जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे, उन जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका के दिमाग की उपज जो थी, ब्रिटेन और अमेरिका के दिमाग की उपज जो थी ये था पाकिस्तान। अगर हम इसे नक्शे के अंदर यहां पर देखते हैं तो हमें खुद इस चीज को अच्छे तरीके से समझने में मदद मिलेगी। असलियत में इस लॉजिक को अगर देखा जाए तो आप खुद देखेंगे यहां पर दोस्तों कि यहां इंडियन ओशियन के अंदर इंडिया एक बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तब भी इंडिया एक बड़ा प्लेयर था। अब मुसीबत ये थी कि इंडिया का एक बॉर्डर तो ये बन गया और दूसरा बॉर्डर जो है एक पूरा का पूरा बॉर्डर इस तरीके से मौजूद था और ये बन चुका था। अब ये इंडिया का बॉर्डर इतना बड़ा जो बन गया, या इंडिया इतना बड़ा कंट्री अगर बन जाता है तो सीधी सी बात है दोस्तों, यहां पर इतना बड़ा कंट्री अगर कांग्रेस के रूल में आ जाता, क्योंकि कांग्रेस उस टाइम पर डोमिनेटिंग पावर थी, तो अगर इतना बड़ा देश कांग्रेस के रूल में और खासकर नेहरू के रूल में आ जाता तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर सोवियत यूनियन का बॉर्डर ये, और इस सोवियत यूनियन से इंडिया जो है वो महज और महज 13 किलोमीटर वखान कॉरिडोर से दूर रहता। एक जगह ऐसी थी जहां 13 किलोमीटर, तो बहुत कम दूरी पर सोवियत यूनियन था, बीच में सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान मौजूद था। अब आप खुद सोचकर देखिए, यहां पर अफगानिस्तान मौजूद है और उससे ऊपर यूएसएसआर मौजूद था, और यहां पर नेहरू थे। नेहरू अपने आप को सोशलिस्ट डिक्लेयर कर चुके थे कि मैं आगे सोशलिज्म को जाकर अपनाने वाला हूं, समाजवाद को जाकर अपनाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन में, और यहां पर चल रहा था सिविल वॉर, और उस सिविल वॉर के अंदर माओ जेडोंग की जो सरकार है उसके आने की संभावनाएं लगातार अब बनती जा रही थी, और माओ जेडोंग जो है सिचुएशंस को डोमिनेट करता जा रहा था। अब यहां सिचुएशन को देखिए, अगर यूएसएसआर अफगानिस्तान तक आ जाता है तो उसका सीधा मतलब यह है कि नेहरू जो है वो अगर सोशलिज्म को अपना रहे हैं तो सोवियत यूनियन और नेहरू की दोस्ती होगी, अफगानिस्तान भी हाथ से चला जाएगा और इतना बड़ा इलाका ये सीधे सीधे यूएसएसआर के कब्जे में चला जाएगा, और कैपिटलिस्ट कंट्रीज खासकर ब्रिटेन और अमेरिका को पैर रखने के लिए यहां पर जगह तक नहीं मिलेगी। ऐसे में एक बड़ा प्लान बनाया गया, और
और इस टाइम पीरियड के दौरान, और खासकर यहाँ सोच कर देखिए, इस्लामिक वर्ल्ड को खुश करने के लिए भी यहाँ इस बॉर्डर को खींचा गया इस तरीके से, और यहाँ पर हुआ एक नाजायज देश का जन्म जिसका नाम था पाकिस्तान। इस्लाम के नाम पर यह देश बना और जानबूझकर कश्मीर का ये हिस्सा डिस्प्यूटेड रखा गया ताकि इंडिया और पाकिस्तान इस डिस्प्यूटेड एरिया पर लड़ते रहें। और सबसे बड़ी बात, अगर पाकिस्तान का इस डिस्प्यूटेड एरिया यानी कश्मीर पर कब्जा है तो पाकिस्तान जो है यहाँ रहकर चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और यूएसएसआर यानी इस सेंट्रल पोजीशन से इन 5 जगहों पर सीधे सीधे कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान में, अब सवाल ये आता है, पाकिस्तान बन गया, अब आप कहेंगे सर बांग्लादेश भी तो बना। बांग्लादेश की अमेरिकन को कभी भी इतनी ज्यादा जरूरत थी ही नहीं। यही रीजन है कि जब इंडिया ने बांग्लादेश की आजादी में हिस्सा लिया और बांग्लादेश को आजाद करवाया, उस टाइम पर अमेरिका ने कुछ खास अपोजिशन नहीं किया, कुछ खास विरोध नहीं जताया और सिचुएशन को एज इट इज आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा। ठीक है, और बहुत आसानी से बांग्लादेश की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और ब्रिटेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री था। अब ऐसी सिचुएशन में यहां पर सवाल अफगानिस्तान के या इमरान खान के उस कैंपेन का आ जाता है कि पाकिस्तान गुलाम है। जहां अगर आप पाकिस्तान को देखते हो तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ कहने की हद नहीं। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका यहां पर अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करके यहां से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया और ईरान और इंडिया और चाइना तक पे कंट्रोल करने की पोजीशन में होता। इसीलिए, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अगर इस पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक रूल होगा तो डेमोक्रेसी असलियत में, डेमोक्रेसी कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर देश की गुलाम नहीं हो सकती। उसमें वैरायटी ऑफ आइडियाज हमेशा पनपते रहते हैं। डेमोक्रेसी का नेचर है, उसमें वैरायटी ऑफ आइडियाज लगातार चलते रहेंगे और जब डेमोक्रेसी के अंदर ये वैरायटी ऑफ आइडियाज लगातार आते रहेंगे तो यहां पर जो अमेरिकन आइडिया जो होगा उसके काउंटर में एंटी अमेरिकन आइडिया भी हमेशा पनपेगा। अब ऐसी सिचुएशन में एंटी अमेरिकन आइडिया पनपेगा, या यूं कहें कि एंटी की जगह लिख सकते हैं काउंटर अमेरिकन आइडिया जो है वो पनपेगा। और काउंटर अमेरिकन आइडिया अगर पनप गया तो एक आइडिया यूएसएसआर को सपोर्ट कर सकता है और दूसरा अमेरिका को सपोर्ट कर सकता है। यानी उस देश में 2 कंट्रीज बन जाएंगे, एक तो प्रो अमेरिका हो जाए, 2 पार्टीज बन जाएंगी, एक तो प्रो अमेरिका होगी और दूसरा होगी प्रो यूएसएसआर। ये एक सिंपल सा फिनोमिना था कि एक कंट्री प्रो अमेरिका होगी, दूसरा एक पार्टी प्रो अमेरिका होगी, दूसरी पार्टी प्रो यूएसएसआर होगी। ये नॉर्मली दुनिया के लगभग हर छोटे देश की पॉलिटिक्स में देखा जाता रहा है। अमेरिका इस आइडिया को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो कभी भी ये नहीं सोच सकता था कि पाकिस्तान जैसे जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट देश के अंदर जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर किसी भी तरीके से काउंटर अमेरिकन आइडियोलॉजी या काउंटर अमेरिका की जो पार्टी है वो पनपे। इसलिए इस ऑब्जेक्ट या इस कंसेप्ट को ही खत्म करने के लिए अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को पनपने नहीं दिया। और डेमोक्रेसी ही नहीं पनपेगी तो वैरायटी ऑफ आइडियाज नहीं होंगे, वैरायटी ऑफ आइडियाज नहीं होंगे तो काउंटर अमेरिकन आइडिया कैसे पनपेगा, ये बताइए। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखें
देखेंगे कि पाकिस्तान में आए दिन सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप ही रही है, सिर्फ और सिर्फ आर्मी या मिलिट्री रूल रहा है। और जब भी कोई भी सरकार खड़ी होती या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मजबूत होकर आर्मी के डोमिनेंस को चुनौती देती तो उसका सीधा सीधा मतलब होता कि आर्मी उस बंदे को कैसे भी करके खत्म कर देती। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशियल असैसिनेशन था, या यूं कहें जुडिशियल मर्डर था, न्यायिक हत्या थी जिसमें उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया था, जुल्फिकार अली भुट्टो। तो आप देख सकते हैं, चाहे सबसे पहले सिकंदर खान था, चाहे अयूब खान था, चाहे याहिया खान था, उसके बाद क्या नाम है जियाउल हक था, उसके बाद कुछ टाइम के लिए 1989 से लेकर तो 2001 तक अगर देखा जाए तो यहां पर असलियत में थोड़ा सा डेमोक्रेटिक सिस्टम दिखाई दिया, थोड़ा सी डेमोक्रेसी दिखाई दी, लेकिन कोई भी पार्लियामेंट और कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया। सोचकर देखिए 2001 तक जब इंडिया के अंदर 2 प्रधानमंत्री ऐसे हो चुके थे जो अपने 2-2, 3-3 टर्म्स पूरे कर चुके थे। जवाहरलाल नेहरू लगभग 14 साल रहे, इंदिरा गांधी भी लगभग, जवाहरलाल नेहरू तो 17 साल रहे, इंदिरा गांधी लगभग 14-15 साल रही। उसके बाद क्या नाम है राजीव गांधी अपने 5 साल की टर्म पूरी कर चुके हैं। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव अपनी 5 साल की टर्म पूरी कर चुके हैं। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि भारत के अंदर कोalition फॉर्म वाली गवर्नमेंट भी अपने 5 साल पूरे कर चुकी है और 2 प्रधानमंत्री के रूल में लगभग 30-32 साल के करीब, और तीसरे प्रधान और बाकी 2 को अगर मिला लिया जाए तो 2001 तक लगभग 54 साल हुए थे। 54 साल के अंदर लगभग 40 साल भारत ने फुल गवर्नमेंट 5 साल की देखी और लगभग सभी पार्लियामेंट्स ने अपना 5 साल का टेन्योर पूरा किया। यानी भारत में तो एक तरीके से डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत थी, लेकिन पाकिस्तान को देखें तो 2008 तक अगर देखा जाए, 2008 तक किसी भी पार्लियामेंट ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए थे और उससे पहले ही इलेक्शन हो जाते या कुछ भी, और किसी भी तरीके से वो पूरे का पूरा कैंपेन जो था वो मतलब पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता। लेकिन सोचने वाली बात है, आज तक आज़ादी के हम 75 साल मना रहे हैं, अमृत महोत्सव, इस आज़ादी के 75 साल के अंदर भी कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया पाकिस्तान के अंदर। उसके पीछे का एक लॉजिक, आर्मी अपने आप में एक पॉलिटिकल पावर है और आर्मी असलियत में एक टूल रहा है किसका? अमेरिका का। अमेरिका ने आर्मी को हमेशा एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। जब कोई भी बड़ा टर्मोइल आता या बड़ा चेंज आता, जब बड़ा चेंज आता या जब दुनिया के अंदर किसी नई लड़ाई की तैयारी हो रही होती, पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होना आम बात थी। सोचकर देखिए, जियाउल हक ने 1978 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी और अमेरिका ने उसे सपोर्ट किया और मिलिट्री कू को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अगले साल 1979 के अंदर अफगान वॉर शुरू होने जा रहा था और ईरानियन क्रांति हो चुकी थी। इसी तरीके से 2001 के अंदर जब 9/11 से पहले सिचुएशन चेंज होने लगी तो उस टाइम पर भी मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को भगाकर मिलिट्री कू कर दिया। नतीजे को समझिए, नतीजा ये कि असलियत में आर्मी, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो वेस्टर्न पावर्स की हमेशा से कठपुतली रही है, और जब वेस्टर्न पावर्स की कठपुतली ये रही है तो वहां से तो ऑब्वियस सी बात है, कठपुतलियां तो अक्सर अपने मालिक का ही हुक्म बजाती हैं। यहां पर सिचुएशन बदलती है कब? जब 2001 के बाद ओसामा बिन लादेन और वॉर ऑन टेररिज्म का नारा दिया गया, और वॉर ऑन टेररिज्म जो है उसने खुले तौर पर वॉर ऑन टेररिज्म से अमेरिका जो था उसको एक चीज पता लग गई कि पाकिस्तान इज द मदर ऑफ ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। यहां से एक तरफ अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस जो थे वो बिगड़ता शुरू हो गए और दूसरी तरफ यहां पर राइज ऑफ चाइना दिखाई देने लग गया, और यही एक कारण था कि उस मिलिट्री कू
कू को इस समय पर अमेरिका जैसी कंट्रीज का सपोर्ट नहीं मिल रहा और वहां पर 2008 के बाद डेमोक्रेसी का डोमिनेंस एस्टेब्लिश होता हुआ दिखाई दिया। इसी डेमोक्रेसी को अभी भी एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मजबूत होती जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक आर्मी भी यहां पर मौजूद है। लेकिन हम यहां पर नहीं भूल सकते कि यहां पर अमेरिका वर्सेस चाइना भी चल रहा है, अमेरिका वर्सेस चाइना भी चल रहा है। और मजे की बात, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनमें भी दो ग्रुप्स हैं, एक जो है वो चाइना को सपोर्ट करता है और दूसरा अमेरिका को सपोर्ट करता है। और आर्मी के अंदर भी दो ग्रुप्स बन चुके हैं, जिनमें एक चाइना को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है। यानी दोनों तरफ दो ग्रुप्स बने हुए हैं, यानी दोनों तरफ दो ग्रुप्स बने हुए हैं। अब ऐसे में यहां पर इतना पक्का है, मिलिट्री कू नहीं हो सकता, लेकिन आर्मी अभी भी एक पॉलिटिकल पावर है। अब यहीं से सिचुएशन अलग अलग, थोड़े दिन पहले का जो अप्रैल मई के अंदर हमें इमरान खान वाला मामला दिखाई दे रहा था कि इमरान खान को सत्ता से उखाड़कर फेंकने के लिए या उठाकर बाहर फेंकने के लिए पूरी ताकत के साथ आर्मी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था, आर्मी का भी वहां पर एक इम्पॉर्टेंट रोल था। वही चीज यहां दिखाई दे रही है, वही चीज यहां दिखाई दे रही है कि आर्मी पॉलिटिकल पावर है, वो पॉलिटिकल पावर्स में मैनिपुलेशन लगातार करती जा रही है, समझे, लेकिन खुद अब सत्ता में नहीं आ पा रही। अब प्रॉब्लम यहीं से, या यूं कहें यहीं से इमरान खान की राजनीति नजर आ रही है। इमरान खान का राइज, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं बनर्जी मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी भुट्टो फैमिली और नवाज शरीफ की पार्टी यानी कि मुस्लिम लीग नवाज को रोकने के लिए इस पार्टी को एस्टैब्लिश किया गया, इमरान खान को बढ़ावा दिया गया। 2013 से इमरान खान को थोड़ा सा मोमेंटम मिलना शुरू हुआ, 2018 में इसकी गवर्नमेंट आ गई। लेकिन अब इमरान खान की गवर्नमेंट जो 2018 में आ गई, इमरान खान से कहा गया कि आप चुप रहो, लेकिन इमरान खान कहीं ना कहीं खुलकर प्रो चाइना दिखाई दिया और एंटी अमेरिकन स्टेप्स लेते हुए ये नजर आया। अब इमरान खान ने एंटी अमेरिकन स्टेप्स, एक तो नो डाउट चाइना को सपोर्ट करने के लिए, दूसरा इस प्रो चाइना स्टेप, भाई चाइना पाकिस्तान को लूट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाइना पाकिस्तान को लूट रहा है। अब चाइना ऑब्वियस सी बात है विलन होगा, अब विलन है तो इस विलन से डिस्ट्रैक्शन करना है। अब डिस्ट्रैक्शन करना है, ध्यान भटकाना है, तो विलन से ध्यान भटकाने के लिए क्या होगा, अमेरिका के अगेंस्ट उसे गालियां बकनी पड़ेंगी और अमेरिका को एज अ विलन प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। और विलन जो है वो अफगान वॉर की फॉर्म में प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि अमेरिका जो है वो मुसलमानों का हत्यारा है और अफगानिस्तान के युद्ध में कुर्बानी पाकिस्तान ने दी और दुश्मनी झेली पाकिस्तान ने, लोग मरवाए पाकिस्तान ने, मजा आया अमेरिका को और अब अमेरिका ही हमें आतंकवादी देश कह रहा है। इस राजनीति को समझिए कि इमरान खान असलियत में चाइना के फेवर की बातें कर रहा है। लेकिन अब इमरान खान को एक बात साफ नजर आ गई कि यू कांट गो अगेंस्ट अमेरिका, कांट गो अगेंस्ट अमेरिका, आप अमेरिका के विरुद्ध नहीं जा सकते किसी भी कीमत पर, आप किसी भी कीमत पर अमेरिका के विरोध में नहीं जा सकते, अमेरिका के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। अब आप अगर अमेरिका के अगेंस्ट नहीं जा सकते तो ऑब्वियस सी बात है विलन तो अभी अमेरिका ही है और आप अगेंस्ट में भी नहीं जा सकते। इसीलिए एक मॉडरेट अप्रोच अपनाई गई और इस मॉडरेट अप्रोच के अंदर आप देखेंगे कि असलियत में ये कहा गया कि मैं अमेरिका की दोस्ती के खिलाफ नहीं हूं, मैं अमेरिका से फ्रेंडशिप करना चाहता हूं, बराबरी के दौर पर मैं उनका गुलाम नहीं हूं।
मैं एक ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहता हूं जो अमेरिका के साथ इक्वालिटी के टर्म्स पर काम करे, उसके गुलाम ना हो। अमेरिका ने पाकिस्तान को गुलाम बना रखा है, पाकिस्तान को गुलाम के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये जो गुलाम के रूप में प्रोजेक्ट है, ये अमेरिका के अगेंस्ट एंटी अमेरिका स्टेप है। और दूसरी तरफ चाइना को किसी भी तरीके के क्रिटिसिज्म से बचाने का एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरी तरफ अमेरिका से फ्रेंडशिप करने का मतलब ये है कि हम अमेरिका से ऑन द टर्म्स ऑफ इक्वालिटी, यानी बराबरी के आधार पर हम अमेरिका से दोस्ती करेंगे, उससे गुलाम नहीं बनेंगे। दोस्ती करेंगे इसका मतलब यह दिखा रहा है कि अमेरिका को हमने झुका दिया और अब हम इक्वालिटी के दम पे अगर जाएंगे तो मैं यानी इमरान खान विनर हूं। मैं यानी इमरान खान विनर हूं। अब आप सोचिए, ये एक लॉजिक। लेकिन अब आम जनता पूछेगी कि हम गुलाम कैसे? भाई आम जनता को फील भी तो आना चाहिए ना कि हम गुलाम हैं। तो यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है, यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है और इस कंपैरिजन के अंदर देखा जा रहा है और इस कंपैरिजन में इंडिया का यूज किया जा रहा है। इंडिया को एज अ रेफरेंस लिया जा रहा है कि ध्यान से देखो, एक आजाद मुल्क ये होता है जिसका विदेश मंत्री अमेरिका की धरती पर बैठ के अमेरिका को सुना के आ जाए और अमेरिका चुप बैठे और उसको बोलने का मौका ना मिले। ये एक आजाद देश है और हम गुलाम हैं क्योंकि हम बोल नहीं पाते, हम कुछ कर नहीं पाते। और जैसे ही मैंने कुछ किया, जैसे ही मैंने अमेरिका के खिलाफ कुछ किया, इन लोगों ने, अमेरिका के पिट्ठुओं ने, यानी इमरान खान के अपोजिशन ने, अमेरिका के पिट्ठुओं ने मेरी गद्दी को उखाड़कर फेंक दिया। इस तरीके से इमरान खान अपने आप को वॉरियर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इंडिया के नाम का इस्तेमाल करके, इंडिया के रेफरेंस को लेके अपने आप की तारीफें कर रहे हैं और अपने एक ऑब्जेक्टिव्स को बता रहे हैं, अपने विरोधियों को काउंटर करने के लिए, अपने विरोधियों को क्रिटिसाइज करने के लिए। तो ये अपने आप में इमरान खान की पॉलिटिक्स है जिसमें मोदी के नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें मोदी के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने पक्ष में। अब इमरान खान इसमें कितने कामयाब हो रहे हैं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन भारत के लिए बढ़िया है कि भारत की इमेज कंपैरेटिवली पाकिस्तान के अंदर कुछ हद तक ही सही, वो एक सही पार्ट में प्रोजेक्ट की जा रही है और इससे पॉसिबली पाकिस्तान में एक डेमोक्रेसी अगर एस्टेब्लिश हो जाती है तो डेमोक्रेसी दूसरी डेमोक्रेसी से इकोनॉमिक टर्म्स की बात करती है, जल्दी से लड़ती नहीं है। नॉर्मली ये देखा गया है। अब आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। अभी तो मैं इतना ही कहूंगा कि इमरान खान के इन मास्टर स्ट्रोक्स से भारत को तो खैर देखो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, भारत तो अपनी राजनीति करता ही रहेगा। विदेशों पर जितना असर पड़ेगा या मतलब पाकिस्तान पर जो असर पड़ेगा उसकी राजनीति पर हमें बारीकी से नज़र बनाए रखनी चाहिए, आगे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इमरान खान के आने से भारत को बड़ा फायदा होता है। अब आगे कितना क्या होता है वो तो वक्त बताएगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।